हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान से जनाब वसीम अल्ताफ़ साहब और जर्मनी से डॉक्टर इंजीनियर प्रदीप पवार साहब। दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त अपने व्यूज़ रखते हैं मुख्तलिफ जियो पोलिटिकल और दीगर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके। मैं पहले इन दोनों को अपने शो में वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर नमस्कार इनवाइट। वसीम साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। अच्छा अच्छा सर, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक योगी जी ने कल स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर है कि उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान की बात नहीं की उन्होंने, लेकिन भारत, संभल और बांग्लादेश के जितने मुसलमान हैं उनके बारे में उन्होंने बोला है कि सेम माइंडसेट है। हम उनकी पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में डॉक्टर साहब से हम जर्मनी और यूरोप में जो एक इस्लाम के फैलाव के ऊपर जो वहाँ पर सोच रखी जाती है, जो पढ़ाया जाता है, वो हम जानेंगे। और वसीम सर से हम पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक माइंडसेट है और किस तरीके से इस्लाम यहाँ पर फैला, इसके ऊपर हम उनसे जानेंगे। लेकिन पहले हम वीडियो देखते हैं। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज जी डॉक्टर साहब, आपने ये उनका स्पीच सुनी। एक देखिए, एक माइंडसेट तो है यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर भी। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो, शायद आपने देखी हो, मैं गया था वहाँ पर, और जितनी नफरत उस इलाके के अंदर पाई जाती है अभी भी हिंदुओं के खिलाफ, तो उससे तो यही लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं योगी जी के, इन्होंने हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसमें, भारत और बांग्लादेश का नाम लिया, और लेकिन हमें देखने में यही मिलता है कि माइंडसेट तो सेम ही है। वही माइंडसेट है जो बांग्लादेश के अंदर वो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, वही पाकिस्तान के अंदर भी है। हालांकि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर ये चीज़ नहीं है, लेकिन मोस्टली जो जनूबी पंजाब और सिंध का जो इंटीरियर इलाका है वहाँ पर ऐसे ही काम चल रहा है। तो एक डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानूंगा एक माइंडसेट के बारे में। दूसरा, यूरोप के अंदर आप हैं, तो यूरोप के अंदर क्या
पढ़ाया जाता है, क्या समझा जाता है कि 1947 से पहले जिस तरह इस्लाम का फैलाव हुआ और उसके नतीजे में एक एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान वो भी बनी। तो 47 से पहले का इस्लाम का फैलाव और पाकिस्तान बनने के बाद में अब की जो सूरत हाल है सब कॉन्टिनेंट की, खासतौर पर इंडिया की, इसके ऊपर क्या वो सोच रखते हैं और क्या वो उनके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वो पढ़ाया जाता है इस बारे में? जो योगी साहब ने बोला है उसमें उनका एक आक्रोश या उनका एक गुस्सा नजर आ रहा है कि इतने सालों के बावजूद भी, इतना उनका एक कम्युनिटी का इतना काम करने के बावजूद भी वो लोग वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं। यानी अगर आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोलो कि वो ऐसे हैं, ये गलत होगा, है ना। उसमें से एक तबका है काफी, और वो तबका छोटा नहीं है, ये भी लोग मानते हैं। और उसमें से ऐसे भी बहुत हैं जो बिल्कुल फेथफुल हैं सरकार के, और बहुत अच्छी तरह लोगों के साथ रहते हैं। और मैं उनसे पर्सनली बहुत लोगों से मिला हुआ हूँ। जो जो ये बात आपने पूछी है कि यूरोप में इसको किस तरह से देखा जाता है, मुझे आज 45 साल और 10 महीने हो गए हैं, और आज मेरा जन्मदिन भी है। मुबारक हो आपको। थैंक यू, थैंक यू। या मैं यहाँ का निकोलाउस माना जाता हूँ। और इतने सालों में, क्योंकि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से था, तो इस टॉपिक के ऊपर या इस धारा के ऊपर मेरा कोई दिमाग नहीं गया, और ना ही मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की। और अभी रिटायरमेंट होने के बाद मैं जब इस कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर करीबन 11 यूनिवर्सिटीज में इंडोलॉजी पढ़ाई जाती है। उसमें वो 5 साल का डिप्लोमा है, और उसमें कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, बिजनेस और हेरिटेज। और उसमें ये सिर्फ इंडिया नहीं है, उसमें वो अफगानिस्तान को बीच में लेते हैं, सौराष्ट्रियन ईरान का हिस्सा जहाँ से ये टाटा फैमिली आई है, पाकिस्तान का, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सबको लेके आते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम उसमें इंडिया ही है। तो ये कुछ दिन पहले ये जब डिस्कशन हुआ, तो मुझे भी इनवाइट किया गया, तो बहुत चीजों का मुझे नहीं मालूम था। मैं कमिट करता हूँ कि मुझे हर चीज़ जी, का नहीं मालूम है, और हर चीज़ का मुझे मालूम होना भी नहीं चाहिए। इतने हम वो नहीं है। टेक्निकली में आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री की मुझसे बात कर लीजिए, मैथमेटिक्स की, मैं वहाँ सबके जवाब दे सकता हूँ। इस मामले में मैं कमज़ोर हूँ। तो उन्होंने जो बातें कही हैं, वो कहते हैं, जो स्प्रेडिंग ऑफ मुस्लिम कल्चर, रिलिजन, डॉक्ट्रिन इन इंडिया बिफोर 47 एंड आफ्टर 47, ये टॉपिक था इसका। ये करीबन 30 मिनट का, 35 मिनट का स्ट्रीम किया था रेडियो ने, या रीजनल रेडियो प्रोग्राम। उसमें चोपड़ा साहब अच्छे प्रोफेसर हैं, उन्होंने आके बोला। तो मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बताता हूँ। वसीम साहब तो हिस्ट्री में ले जाएंगे, और मैं वो टॉपिक छोड़ देता हूँ। मैं आपको 47 के थोड़ा सा और उसके बाद का सिनेरियो बताता हूँ। 47 से पहले हम सब सुनते आ रहे हैं, बाबर, ये तैमूर लंग, और ये टर्किश और सेंट्रल एशियन, इन्होंने तलवारें उठाई और लोगों को गले काटे, और उनको सलवारें पहना दी ना। और उसका इल्जाम है, पाकिस्तान वाले अभी भी वो हारे हुए मुस्लिम अभी भी सलवारें पहनते हैं, है ना। वो उसके ऊपर भी यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने ही बोला था। महाराजा रंजीत सिंह जब लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला और मुसलमानों को, मुगलों को वहां से हराया, तो उसने भी उनको लोगों को सलवारें पहनाई थी। कहता है ये हारे हुए लोगों को सलवार पहनाना जो है, ये एक निशान होती है। चलो, ये तो लाइट नोट पे मैंने बोला है। वो कहते हैं कि इसका एक पहलू जो है, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट बन गया। उसके बाद जो इंडिया में, जो भारत में मुसलमान रह गए हैं, उनकी उनका इजाफा हुआ। वो कैसे एक रेडिकलाइजेशन में आए, उसका उन्होंने एक ने जो प्रोफेसर साहब है, जो अपने मिस्टर फिशर हैं, वो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि इन तलवारों के बाद एक मुहिम और आई, जो बहुत सॉफ्ट मुहिम थी। वो उन्होंने अपना सारा जो डॉक्ट्रिन चेंज कर लिया। वो था सूफियाना अंदाज। उस सूफियाना अंदाज से ये हुआ कि उन लोगों ने पता कर लिया कि मार काट के तो हम लोगों को मुसलमान नहीं बना सकते, तो तब पूरा हिंदुस्तान हमें मारना पड़ेगा। तो हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ये ग्रीस में स्टार्ट हुआ, जहां जहां मुस्लिम गए हैं, ये उनके पीछे पीछे आते रहे हैं। इसकी हिस्ट्री भी है ना।
अब जलालुद्दीन की आप बुक पढ़ लीजिए, जिसने स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम लिखा है, उसके अंदर उसने इसका बयान भी दिया है। तो उसने बोला है कि जब ये यहाँ आए हैं, इंडिया में आए हैं, भारत में, तो इन्होंने वहाँ की लैंग्वेज जो थी, पता था कि इंडिया वाले लोग तबला, ढोलकी और छैने बजा के हर चीज को अपने भजन भी गाते हैं। इन्होंने वही तकलीफ ली और इन्होंने यूपी सीपी ब्रिज भाषा और ये जो लैंग्वेजेस थी, इनके ऊपर उन्होंने गाने बनाने स्टार्ट किए और इन्होंने उसको ऐसे तरीके से अपनाया और ये कामयाब रहे काफी देर तक, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। अब आप एक उनका गाना सुनिए, छाप तिलक छोड़ी मोरे नैना मिलाई के। अगर आप उसका पूरा गाना सुने तो वो छाप तिलक लगाने वाला कौन है? लड़की तो औरत है ना। वो जी, छाप तिलक लगाने वाली औरत है। वो 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 ये तो नहीं कह रही कि कृष्ण भगवान मेरे घर में आ गए हैं या मेरा मेरे शिव जी आ गए हैं। वो तो एक नबी की कर रही है ना। अभी मेरे घर में नबी आए, मैंने अपनी तिलक और छाप भी छोड़ दी। ऐसे बहुत सारी आपको एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। तो ये इन्होंने कला इस उसका ये सॉफ्ट कॉर्नर से इसको उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया और उन्होंने गांव-गांव जाके ढोलकी, छैने, तबले बजा-बजा कर उन्हीं की लैंग्वेज में इस्लाम कल्चर को, रिलीजन को उन्होंने फोर्टिफाई किया। और ये अ, इंडिया में आप किसी भी हिस्टोरियन से पूछ लो, उसको ये इसके दिमाग में ये बात ही नहीं है। ये यूरोप में पढ़ा रहे हैं। तो मुझे पढ़ के इसका बड़ा हैरानी हुई कि ये इंडिया में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर इस्लामाइज़ेशन की स्प्रेडिंग के ऊपर बातें होती हैं। इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने नहीं है, क्योंकि इन ये लोगों ने अपने आप को गरीब नवाज़ कहना स्टार्ट कर दिया। किसी हिंदू ने, सिख ने उनको नहीं बोला गरीब नवाज, ये खुद ही जी, गरीब नवाज बन गए हैं। वो जो चिश्ती हैं दरगाह अजमेर वाले, उनमें से 9 जी, तो जेल बैठे हुए हैं रेप के केस में। तो ये हुँ, उसी का ये एक डायनेस्टी उन्होंने तैयार की और उन्होंने जगह-जगह उन्होंने बड़े-बड़े महल बना लिए। उनको उनमें हिंदू जाने स्टार्ट हो गए, अभी भी जाते हैं, अभी बहुत जाते हैं, ज़्यादा छुप जाते हैं। के आते हैं। हुँ, अभी तो अब थोड़ा-सा जब से अजमेर का वो किस्सा हुआ है रेप का और करप्शन का, तो उनकी उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अब आप दिल्ली के पास चले जाइए, आगरा, तो वो वहाँ भी उन आती है, वहाँ भी लोग जाते हैं। मैं भी गया हूँ वहाँ पर, हाँ, मैं भी कव्वालियाँ सुनकर आया था। अब पता लगा तो इसका तो मतलब तो कुछ और है इनका। एक इस टॉपिक पे उन्होंने डिस्कशन किया कि ये भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया था कि जो जिनको हम मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, जो तबलीगी जमात से डर के घर में रहते हैं, ये भी गाने के तरीके से ये भी एक तबलीग थी ना। इसको हुँ, इसको हिस्टोरियन मान, आई थिंक कोई प्रोफेसर कपिल हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर कहीं बोला भी था, लेकिन उनकी बात बीच में दब गई। सेकंड, जो स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम जो है, उसमें ये शेरो शायरी का भी एक बड़ा है ना। उर्दू लैंग्वेज जो थी, जो हिंदुस्तानी से तोड़कर मिसी गई, उसको एज ए लैंग्वेज ऑफ कल्चर माना गया, जबकि हिंदुस्तान में संस्कृत कल्चर लैंग्वेज थी। उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया, बड़े बड़े मुशायरे कंडक्ट किए गए। और तीसरा एस्पेक्ट जो है वो एजुकेशन। अगर आप हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर देखिए, वो कौन था? मौलाना आजाद था ना। वो कौन था? जी, एक मजहबी आदमी। मौलाना क्या हो गया? और मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया, मौलाना साहब डॉक्टर कहाँ से बन गए आज तक मुझे नहीं पता लगा। मैंने इजिप्ट में यूनिवर्सिटी में जाके पता। आप मैं भी डबल डॉक्टर हूँ, डबल पीएचडी की है, मुझे मास्टर के बाद पीएचडी करनी पड़ती है। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कहाँ पर बीए की है, कहाँ मास्टर की है, और जब इजिप्ट से वापस आए तो डॉक्टर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो उनको, एज़ाज़ी तौर पर लिखना। हाँ, न ना डॉक्टर ऑनर भी नहीं थे वो ना, वो घर जी, उनके फादर जो थे उन्होंने उनको घर में पढ़ाया, लिखाया, जो भी कुछ किया है। ही वाज़ नॉट इवन अ इंडियन, वो तो मक्का में पैदा हुए थे। उनके फादर एक फिलोसोफर थे जो रोटी-बाटी कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके ऊपर कभी टॉपिक कर सकते हैं, मैंने उनके बारे में बहुत लिटरेचर इकट्ठा किया है। उस एजुकेशन सिस्टम ने इंडिया में जो बचा-खुचा इस्लाम था, जो पाकिस्तान के बाद शायद मिट भी जाता, उसको फिर ले आए। उसको बुक्स में, उनको गुड बुक्स में लाया। अकबर को लेके आया, उसके 9 रतन आ गए, उसके बीरबल की कहानियाँ आ गईं, जहांगीर। आप दिल्ली में चले जाओ, लोधी रोड, इब्राहिम रोड, तो शाहजहां रोड, यूपीएससी की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो शाहजहां रोड पर है, जहाँ मैंने भी क्वालिफिकेशन के लिए मैं गया हुआ था। तो आप इनको उन्होंने इस तरीके से लोगों के ज़हनों में डाल दिया। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अगर आप
पंजाब, आप तो होशियारपुर के, आपका बैकग्राउंड है, मेरा भी होशियारपुर का बैकग्राउंड है। होशियारपुर से आप हिमाचल ऊना की तरफ जाएं तो वहां पर जी। एक ज्वाला जी का मंदिर आता है। ज्वाला जी हिंदुओं की माता है, तो अच्छा जी। जो भी जाता है वहां जाके पूजा करके आते हैं। वहाँ ज्वाला जलती रहती है, वहाँ गैस है, लेकिन लोगों की श्रद्धा है। तो उसमें गाना गाते हैं कि नंगे नंगे पैरी अकबर आया, आके सोने दा छत्र चढ़ाया। अच्छा। तो मैं अपने फादर के साथ गया हुआ था, तो मैंने पंडित से पूछ लिया, मैं कहा पंडित जी, उस जमाने में अकबर दिल्ली में था और ये जो है 350-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये अकबर को आने में तो 6 महीने लगे होंगे और जाने में 6 महीने लगे हैं। 50,000 की लेके आता था सेना आपके साथ, तो आप ये गाने क्या गाते हैं? वो चुप कर गया। तो मैंने कहा, ये मेरे फादर कहते हैं ये लड़ पड़ते हैं, तो ये थोड़े इनको पता है ना कि हमने, मैं कहा ये गाने आप झूठे क्यों गाते हो? तो ये यानी इतना दिमाग खराब किया हुआ था कि अकबर दिल्ली छोड़ के ज्वाला जी में छतर चढ़ाने आया, वहां रखा हुआ है छतर एक। मैं कहा ये उस जमाने का, ये 1600 का है, अब तक खराब क्यों नहीं हुआ ये, है ना। एनी हाउ, तो मैं उसको थोड़ा सा मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन इज ए सिकनेस, ये बीमारी हमारे पैदा कर दी है। और लास्ट पॉइंट जो है, उसके बाद वसीम साहब को आप पूछेंगे से सवाल, मेरा जो लास्ट है वो देखिए, सबसे ज्यादा ब्लो इस्लामाइजेशन का कहाँ से आया? बॉलीवुड से। आप, मैं बचपन जितनी फिल्में देखते आ रहा हूँ, गुंडा बदमाश, हमेशा एक पंडित होगा, तिलक लगाने वाला, कन्हैया लाल एक्टर, वो धोती पहने हुआ है, मुंह में पान लगाया हुआ है, वही बदमाश है। मुसलमानों का, क्रिश्चियन का आपको बदमाश नहीं है। एक फिल्म आई थी फिरोज खान की, दयावान, उसमें विनोद खन्ना जी। जो है वो गुंडा होता है, उसको ग्लोरीफाई किया हुआ है, वो एक बड़ा बड़ा गुण होता है। तो ये हमारा, और आप देखिए राज कपूर की पिक्चर देखिए, मैं बचपन में खुद गाता रहा, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा, मौला जाने क्या होगा। वहां अल्लाह का और मौला का मतलब ही कोई नहीं है, लेकिन वो जी। सब गा रहे हैं। हैं? देखें कहाँ पर गिरती है बिजली, अल्लाह खैर करे, या यानी हर एक जो गाने हम लोगों के बनाए गए, फिल्में बनाई बहुत गई, सारी मूवीज, कुली मूवी उनको, देखें, उसके अंदर हाँ, आप बिल्कुल इस तरह वो की बहुत सारी मूवीज मिलना हैं। लगा। तो इस ये जो मॉडर्न इंडिया में स्प्रेड हुई है बातें, इसके अंदर इन चीजों को अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमें एक एक और बैकग्राउंड नजर, वही हमें वही कातिल नजर आएंगे जो अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से आए थे। नहीं, उसके बाद और कातिल बहुत बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने ढंग से, लिटरेचर ढंग से इस्लामाइजेशन को मेन स्ट्रीम में लाया, और फिर अपीसमेंट बहुत चली है। प्रोफेसर चोपड़ा साहब कहते हैं कि 6% लोगों के हकूक जो हैं वो इंडियन से ज्यादा है। अब देखिए हज जो है वो सब्सिडीज होता है ना। दिल्ली एयरपोर्ट एक्स्ट्रा बनाया, उसका हज जी। टर्मिनल नाम रखा है। जो मौलवी हैं उनको तनख्वाहें मिलती हैं, पंडित को नहीं मिलती। और जो मंदिर हैं वो कंट्रोल के अंदर हैं। तो ये एक स्लो पॉइजन जो देते रहे, अभी उसका रिजल्ट निकल रहा है। जो योगी साहब ने जो बोला है, ये गलत नहीं बोला है, उनकी लैंग्वेज जरूर थोड़ी सी हार्श है, और उन्होंने उसको वार्निंग की है कि कटेंगे तो ऐसा कुछ बटेंगे नहीं, तो कटेंगे। कटेंगे तो कटेंगे। और वो निशाना जो है वो उन मिलिटेंट मुस्लिम्स को है इंडिया में, जिन्होंने ये रहता फैलाया हुआ है। अब बॉम्बे में जो, महाराष्ट्र में जो हुई थी, वहां पर बोर्ड के अंदर उन्होंने 17 शर्तें रखी हुई हैं। केजरीवाल कहता है जब हम आएंगे तो सारी मान लेंगे। तो आप 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 देखिए कि ये एक स्लो पॉइजन देते 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 आप कामयाब हो जाएंगे इंसान को मारने में। तो लेकिन अभी एक जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हिंदू नेशनल पार्टी जरूर है, लेकिन इतना वो उनमें वो दम नहीं है। आरएसएस बिल्कुल टूथलेस हो गई है। नहीं तो इतने, अब बांग्लादेश में इतना ड्रामा हो रहा है, बांग्लादेश की एम्बेसी के सामने क्यों नहीं आरएसएस ने 10,000 बंदा इकट्ठा कर लिया, कन्हैया लाल की गर्दन काट दी, कहाँ थे सब लोग। तो ये एक अपीजमेंट चल रही है सरकार की भी, और मैं उसको ओपनली क्रिटिसाइज भी करता हूँ। दुश्मनी हमें जो है, जिसके पास पासपोर्ट है इंडिया का, वो मेरे लिए इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, वो मेरा भाई है, मेरी बहन है। अगर वो लोग पासपोर्ट लेने के बाद, इतनी फैसिलिटी लेने के बाद, उसके बावजूद भी अपना वो रंग दिखाते हैं, तो योगी जो है वो बोलेंगे, मुझे लगता है। अब तो ये बोले हैं, कुछ और भी आ जाएंगे। जी। बिल्कुल। जी वसीम सर, आपने बड़ी डिटेल के साथ डॉक्टर सर की बातें सुनी,
आपके ख्याल में ये जो गजनवी हमें बताया जाता है हमारी एजुकेशन के अंदर, गजनवी, अयूबी, मोहम्मद बिन कासम, इनकी वजह से ये सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम फैला, या आप भी समझते हैं कि इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि बॉलीवुड की बात की इन्होंने, और भी सूफिया कराम की जो हम यहाँ पर बताया जाता है कि जो मुल्तान के अंदर बहाउद्दीन जिक्रिया हैं, जैसे इंडिया के अंदर निजामुद्दीन औलिया हैं, या जलालुद्दीन रूमी का इन्होंने नाम लिया कि वो सारा ये, तो आपके ख्याल में क्या हुआ, क्या था एक्चुअली, कैसे? केरला के अंदर भी शायद एक मस्जिद भी है, वो कहा जाता है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले वहां पर मस्जिद बनी, और ताजर कोई वहां से आए थे जो मिडिल ईस्ट से, उन्होंने वहां पर इस्लाम के लिए प्रीचिंग की। तो कुछ आप बताएंगे हमें कि असल में क्या हुआ, क्या था वहां पर? या फिर एक जो ये कहते हैं, सारे के सारे कहते हैं कि ये तलवार के डर से हमने शलवारें पहनी है, यही असल में कहानी है? देखिए जी, बात ये है कि किसी सूफी के अखलाक से मुतासिर हो के मजहब तब्दील करना यकीनन होता होगा ऐसे, हुआ होगा ऐसे, लेकिन बहुत एक महदूद पैमाने पे। जनरली ये जो मजहब होता है, जो आपका अकीदा होता है, ये आप तब्दील नहीं करते इस तरीके से। ख्वाजा अजमेर शरीफ जो हैं, उनकी यानी अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब की निजामुद्दीन दरगाह औलिया। पे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे बेशुमार हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वहां जाने के बाद वो मुसलमान हो जाते हैं। वो अपना धर्म जो है उसको कायम रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अपना मजहब तब्दील कर लें। अच्छा, यकीनन मैं आपकी बात से इस हद तक एग्री करता हूं कि इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन ये इतनी एक डीपली इनग्रेन्ड चीज है, जो आपका अकीदा है, जो आपका मजहब है, जो बचपन से आपकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई है, आप फौरी तौर पे उसको तब्दील कर लें, उसके बड़े स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यानी आज फर्ज करें मैं हिंदू हो जाता हूं, तो हर कोई मेरा सोशल बायकॉट कर देगा, यहाँ पे मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरह नहीं है। ये प्राइमरीली जो फैला है, ये इन्वेडर्स आते थे, जो अपने ख़ास मकासद के तहत इलाके फ़तह करते थे, वहाँ के लोगों को महकूम बनाते थे, लूट-मार करते थे, और उसके बाद फिर ये वापस चले जाते थे। और इनमें बहुत से ऐसे भी थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम था। अब वो आया वहाँ से, बेसिकली ये जो उमैयद इंपीरियलिज्म था, उसका एक वो रिप्रेजेंटेटिव था, और उसको यहाँ भेजा गया। और ये भी कहा जाता है कि कुछ जो डिसेंडेंट्स थे इमाम हुसैन के, वो इधर आ गए थे दीबल में, तो ये पीछे से आए थे, और इनका ये भी मकसद था कि ये इस इलाके को कैप्चर करें और उनको सजा दें। तो ये लोग जो आए यहाँ पे, तो ये तो इन्होंने आके कत्लो गारत गरी की, यहाँ पे इन्होंने लूट मार की, यहाँ पे बेशुमार हिंदुओं का कत्लेआम किया, यहाँ पे बहुत सी जो खवातीन थीं यहाँ पे, उनको लौंडियां बनाया इन्होंने। तो बुनियादी तौर पे इन्होंने फिर यहाँ पे ऑप्शंस दी लोगों को कि या तो मुसलमान हो जाओ, अगर मुसलमान नहीं होना तो फिर ये हमें जजिया दो, टैक्स दो, और अगर टैक्स भी नहीं दे सकते तो फिर हम तुम्हें मार देंगे। तो फिर खौफ से लोग, वो क्योंकि और कोई ऑप्शन थी नहीं, लोगों ने कहा कि चलें फिर मुसलमान हो जाते हैं, क्योंकि हुक्मरान जो है वो मुसलमान है, हमारी वो जो एक इकोनॉमिक एक स्क्वीजिंग है वो नहीं होगी, हमारी जान जो है वो महफूज हो जाएगी। तो लोगों ने फिर इस्लाम कबूल किया। फिर ऐसे भी हुआ कि एक कबीले के सरबराह ने इस्लाम कबूल कर लिया फॉर वेरियस रीजंस। तो बाकी जो लोग थे, अब लोग तो एम्यूलेट करते हैं ना, जो पावरफुल क्लास होती है उसको, जो पावरफुल रूलर्स होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, तो लोगों ने भी फिर इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन थी, इसमें इकोनॉमिक रीजंस थे, इसमें एक कन्वीनियंस थी, इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स थे कि लोग मुसलमान हुए। ये जो सूफिया वाला
जो मामला है ना, ये बहुत महदूद पैमाने पे हुआ होगा कि किसी सूफी की टीचिंग्स के मुताबिक किसी ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन प्राइमरीली फैक्टर्स वही हैं, कोएर्शन और इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज और जो पावरफुल तबके हैं उनकी एम्यूलेशन, बस। जी मुजफ्फर तो साहब। सर इसमें थोड़ा सा मैं आपसे माइंडसेट की जो बात की है योगी जी ने, कि माइंडसेट एक जैसा ही, जितने मुसलमान हैं उनका डीएनए एक है और उनका माइंडसेट भी एक है इस खित्ते के अंदर। जबकि हम अरब की बात करें, हम तुर्क की बात करें, हम सेंट्रल एशिया की बात करें, उनका डीएनए और हमारे डीएनए की फर्क की वजह से माइंडसेट में फर्क है। क्या वजह क्या है कि हम हमारे यहाँ पर लोग इतने रेडिकल क्यों हैं? इसकी क्या रीजन है? देखें जी, बेसिकली ये है कि यहाँ पे रेडिकलाइजेशन तो इन जनरल पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में है, उसको आप निगेट नहीं कर सकते। रेडिकलाइजेशन जो है वो है, लेकिन यहाँ पे असल में यूं रहा कि ये लोग 800 साल तक हुकूमत करते रहे यहाँ पे। 800 साल तक ये माइनॉरिटी में थे और ये मेजॉरिटी हिंदू जो पॉपुलेशन थी उसको ये रूल करते रहे। फिर इनसे वो छिन गया। जब छिन गया तो इनके अंदर, यानी वो पावर तो चली गई, लेकिन इनके अंदर वो जो मुगल शहजादा था जो रूल करता रहा था वो जिंदा रहा। अब जो इंडियन मुस्लिम है उसके अंदर मुगल शहजादा अभी भी जिंदा है। वो अभी भी जो पास्ट की जो ग्लोरी है उसको लेके वो बैठा हुआ है। उसने जनाब वो जर्क बर्क कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, घोड़े के ऊपर वो बैठा हुआ है और वो अपने ख्यालों में फतूहात कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि यार अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है, हालात बदल चुके हैं। वो जो दौर था महमूद गजनवी का, नादिर शाह दुरानी का, अहमद शाह अब्दाली का और बाबर का और हुमायूं का और जहांगीर का, औरंगजेब का, वो जमाना गुजर गया है। अब नया दौर है। नया दौर में नए दौर में नया माइंडसेट चाहिए होता है। ये उससे बाहर नहीं निकले। ये अभी तक जो है ना, ये हिंदू को अपना एक कंपेटिटर समझते हैं, अपना एक राइवल समझते हैं और ये उसको अभी भी एक दुश्मन की नजर से देखते हैं। मैं मेजॉरिटी की बात करता हूँ। ये हमारा जो है ना, इसने हमसे हुकूमत छीनी, इसने हमारे से वो जो हमारी ग्लोरी थी वो इसकी वजह से चली गई। हम माइनॉरिटी में आ गए, ये मेजॉरिटी में आ गया। तो वो फिर एक तरह से उनका एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन है उनका। यानी वो अब मैं उसकी आपको एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली में जामिया मस्जिद है। अब जामिया मस्जिद के अंदर बहुत जगह है और उसके चारों तरफ जो है ना वो ऐसे लॉन्स हैं। आप वहां पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, बहुत जगह। वो उसको नमाज को छोड़ के सड़क पे आ जाएंगे, उस सड़क पे आके नमाज पढ़ेंगे, सड़क को ब्लॉक करेंगे। एक एक एक्ट ऑफ डिफाइंस, डिफाई करना। ठीक है। इसी तरह जुलूस निकालेंगे, लाउड स्पीकरों पे ऐलानात करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे और ये जो मुस्लिम एलीट है ये बड़े बड़े फायदे उठाती है। पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उन्होंने इनको बड़े इंसेंटिव्स दिए इनको कोऑप्ट करने के लिए और ये मुस्लिम कार्ड इस्तेमाल करते रहे। अब ये मोदी जी से तंग इस वजह से है कि मोदी जी ने वो चीजें वापस ले ली हैं। मोदी जी की पॉलिसी वो नहीं है जो कांग्रेस की थी। कांग्रेस को तो एक्सप्लॉइट करते रहिए। अब जो है ना, मोदी जी ने निकाला डंडा। उन्होंने कहा जी कि अब जो ये योगी जी भी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बात ये है कि जब आप ग्राउंड रियलिटीज को आपने समझना ही नहीं है, आपने पास्ट में रहना है, आपने हर चीज पे रिएक्ट करना है, आपने डिफाई करना है, आपके नजदीक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप तो कहते हैं जी हम तो डोमिनेट करते हैं, हम तो अपर हैंड हमारा होना चाहिए, बाकी सारे जो है वो अंडरडॉग्स हों। ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं आप आज के दौर में जिंदा रहते। तो ये चीज है जी, मेरा तो ये ख्याल है इसमें। जी मुजफ्फर साहब। जी बिल्कुल, आपकी बात से एग्री करते हैं हम, मैं भी और डॉक्टर साहब भी। डॉक्टर साहब इसमें कुछ चीज ऐड करना चाहेंगे आप?
जी हाँ, एक वसीम साहब ने बहुत अच्छी बात की है जिसको मैं थोड़ा-सा एक ऐड करूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो जी। 2019 में मैं औरंगाबाद गया हुआ था बिज़नेस टूर के ऊपर, तो वहीं पर एक बहुत अच्छे फिलोसोफर साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो भी इस्लामिक फिलोसोफर थे, हैं अभी भी, हाँ, ठीक हाँ, बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो उन्होंने अम, हम मेरे साथ होटल में ही थे, तो हम लोग थोड़ा जिम कर रहे थे, तो मेरी उनसे बातचीत हुई, तो वो कहते हैं कि जो वसीम साहब ने बोला, मैं उसी के ऊपर थोड़ा-सा एक और ऐड कर दूँ, कि जब ये इस्लामाइज़ेशन का स्टार्ट हुआ, जब वो सॉफ्ट कॉर्नर स्टार्ट हुआ, जब वो तलवार थोड़ी-सी कम हुई, तब ये जितने भी गाँव थे, जो गाँव में जो वडेरे थे, उनको एक तरीके से एक टारगेट दिया था कि आप इतने लोगों को मुस्लिम कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें से वो एक बहुत गरीब तकबा भी, आप लातूर वगैरह चले जाओ, वो तो गरीब, वहाँ आम आम के सिवाय कुछ होता नहीं है। बारिश होते हुए पता नहीं 50-50 साल हो जाते हैं उनके गाँव में। उन लोगों को इन्होंने इम्प्रेस किया कि आपको हम पैसे भी देंगे और आप इस्लाम कबूल करो और उसमें आपको ये फ़ायदे होंगे। कहता है गाँव के गाँव जो थे, उनमें जो वडेरे थे, घोड़ों पे आके उन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया। अगर आप औरंगाबाद से नासिक इधर चले जाओ, तो आपको वहाँ पर हर दुकान के सामने करीम लाला और ये लाला और ये लाला आपको मिलेंगे। वो कहते हैं ये सब के सब जो हैं, ये उस दौरान में जब ये तलवार का चक्कर चला था, उसके बाद हुए। और जो बाकी जो कन्वर्सन हुई है, वो उसका एक एक पॉइंट मैं आपको और ऐड कर देता हूँ कि जहाँ पर 50 फैमिलियां थीं और उसमें से 45 मुस्लिम बन गई थी, तो या तो वो 5 जो हिंदू थे निकल गए या वो भी मुसलमान बन गए। ये मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताता हूँ ना। और अ, अभी थोड़ा-सा फिगर में आते हैं जो यहाँ पर इंडियोलॉजी में पढ़ाने के बाद मुझे थोड़ा-सा पता लगा। वो कहते हैं कि ये जो ओएससीई है, इनका डाटा उन्होंने निकाला है, वही मैं आपको 2-3 चीज़ बता 47 से लेके 23 तक जो इंडिया में जो लिटरेसी रेट था, अब 47 की मैं बात कर रहा हूँ, वसीम साहब के पास ये डाटा में से ज़्यादा होगा। उस टाइम पर लिटरेसी रेट इंडिया में 12% था। यानी इंडिया में, पाकिस्तान तो चला गया था, हाँ? अभी लिटरेसी रेट जो है अकॉर्डिंग टू ओएससी 86% है। पॉवर्टी रेट जो था उस टाइम पर 71 था इंडिया का 47 में। आज 23 में, यानी आज का 24 का डाटा नहीं अभी आया, जब आएगा उसमें बात करेंगे, 4.5 है। और आप ये देखिए जो लाइफ रेट था हिंदुस्तान में उस टाइम पर, जब नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर बने, 32 साल लाइफ टाइम होता था आदमी के जीने का। आज 71 ईयर्स हो गया। और इसमें इन्फ्लेशन चले जाइए आप, उसमें पीएमआई जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वो 16 से 59 चला गया, ये डाटा मेरे पास भी है। इन सब की प्रोसेस और प्रोग्रेस होने के बावजूद भी एक तबका जो है अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ इंडिया में। ये बात यहाँ पर यूरोप में किसी को समझ में नहीं आती कि व्हाई दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। जी। बिल्कुल, बात तो सही है। ये एक अफ़सोसनाक अमल है। हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के तो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वहाँ पर ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। इस तरह की चीज़ हमारे मीडिया और बाकी यहाँ के हमारे पॉलिटिशियन ये करते रहते हैं। लेकिन असल में फैक्ट्स क्या है, किस वजह से वो सारी चीज़ों से पीछे हैं, उनको मेरे ख़्याल में डीपली देखने की ज़रूरत है कि मुसलमान हमेशा से एजुकेशन से पीछे रहे इंडिया के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये भी एक अलग से भी डॉक्टर साहब हमें इसके फिगर्स मेरे ख्याल जानने की जरूरत है कि मुसलमानों के अंदर लिटरेसी रेट कितना है। ये भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इलिटरेट जो मुस्लिम है वो ज्यादा होंगे बाकी जो वहाँ के लोग हैं उनसे। तो नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में इस जी वक्त 12% इलिटरेट मानी जाती है। जी। करीबन 300 मिलियन के करीब लोग इंडिया में जो स्कूल नहीं जाते। हम्म, उस 300 मिलियन में से 80% मुस्लिम्स हैं। और यही वजह है। उस 80% में से 90% जो है वो बच्चियां हैं, बेटियां हैं हमारी। हम्म, इस पे अगर तो कभी वसीम साहब के जी साथ बैठ के इस स्टडीज के ऊपर इसको एनालाइज करूंगा, मैं भी जी, एकेडमिक आदमी हूँ, तो जी, थोड़ा सा और डाटा लेके आएंगे, फिर इसको एनालाइज करेंगे
किसी और को भी आप बुला सकते हैं ताकि जी। 4 व्यूज़ आ जाएँ। जो जी। यूरोप में रहने वाली जो वेस्टर्न यूरोप की व्यूज़ हैं, उसमें इनकी जो व्यूज़ हैं, वो शायद इंडिया के फिलोसोफर्स के साथ डिफ़र करती होंगी और 100% ऑफ पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं, उससे डिफ़र करती होंगी। लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि वी ऑल हैव द राइट टू से कि एक तबका जो है, जो अब मुस्लिम तबका जो इंडिया में है, पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा, वहाँ तो अभी बुरी हालत है। इनको पूरी फैसिलिटीज़ हैं, 14 साल की उम्र तक आप स्कूल जा सकते हैं, आप कॉस्ट फ्री आपको एजुकेशन मिलती है, खाना मिलता है, सब कुछ है। लेकिन वो छोटे से बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं मुर्गी खाने में, चल तू सारा दिन बकरियाँ काट, मुर्गियाँ काट। है ना? ये मेरी आँखों देखी बातें हैं। जी, बड़ी बिल्कुल। मुश्किल से तो हमने हमारे घर के नीचे जो दर्जी है, उसको डाँट-डाँट के मेरी माँ ने बोला पैसे मैं दूँगी, बच्चों को पढ़ा दो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। ये तो इतना वसी टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा दिन भी बैठे रहें तो मेरे ख्याल में बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने रखें कि किस तरीके से असल में हिस्ट्री क्या है। वसीम साहब ने और डॉक्टर प्रदीप साहब ने इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली। तो आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आइंदा भी बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।